ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। चंडीगढ़ में दिखा वायुसेना की ताकत का प्रमाण। एयरफोर्स डे से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल और मार्च पास्ट। मौसम सुधरने के बाद उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। लापता पर्वतारोहियों की तलाश लगातार जारी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ सोनिया गांधी, कल प्रियंका गांधी भी हो सकती हैं शामिल। फिल्म आदिपुरुष पर बढ़ा हंगामा। वीएचपी समेत कई धर्मगुरुओं ने की बैन की मांग। लखनऊ में आज साउथ अफ्रीका के साथ पहला वनडे मैच खेलने के लिए टीम इंडिया मैदान में उतरेगी। शिखर धवन के हाथ टीम इंडिया की कमान। तो बता दें आपको, चंडीगढ़ का आसमान इन दिनों वायुसेना की ताकत का गवाह बन रहा है। शनिवार को एयरफोर्स डे के मौके पे यहां एयर शो का आयोजन होना है। उससे पहले एयरफोर्स के विमान रिहर्सल्स में जुटे हैं। इस रिहर्सल को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है और रिहर्सल की तस्वीरों से ही अंदाज लगाया जा सकता है कि एयरफोर्स डे का कार्यक्रम कितना शानदार होगा। आसमान में शौर्य की उड़ान। वायुसेना के पराक्रम का प्रमाण। चंडीगढ़ के आसमान में इन दिनों वायुसेना के फाइटर जेट दहाड़ रहे हैं। आसमान हेलीकॉप्टरों की आवाज से गूंज रहा है। फुर्तीले विमान कलाबाजियां खा रहे हैं। ये तैयारियां हैं 8 अक्टूबर को होने वाले एयरफोर्स डे की। एयरफोर्स डे से पहले वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर लगातार रिहर्सल में जुटे हैं। रिहर्सल की इन हैरतअंगेज तस्वीरों में वायुसेना की काबिलियत का सबूत दिखाई दे रहा है। इस बार एयरफोर्स डे को चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है। सुखना लेक के ऊपर विमानों का ये फ्लाई पास्ट एयरफोर्स डे को खास बनाने की तैयारी है। इस रिहर्सल में वायुसेना के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स और फुर्तीले हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं। इन हवाई लड़ाकों की ताकत से ही भारतीय वायुसेना का नाम दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में शामिल है। सुखना लेक के ऊपर एयरफोर्स के मिराज 2000 विमानों ने अलग अलग फॉर्मेशन के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। मिराज 2000 विमानों ने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पीओके में मौजूद सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया था। नीचे सुखना लेक पर बहती ठंडी हवा और आसमान में आग उगलते वायुसेना के फाइटर जेट। एयरफोर्स के विमान इस एयरफोर्स डे पर कुछ ऐसे फॉर्मेशन का प्रदर्शन भी कर रहे हैं जिनमें एक साथ कई तरह के विमान हिस्सा ले रहे हैं। ये हिंदुस्तान की ताकत की वो नुमाइश है जिससे देश के दुश्मन घबराते हैं। जब आसमान के बाहुबली C-17 ग्लोबमास्टर के साथ सूर्य किरण विमानों का काफिला दिखा तो सभी की नजरें आसमान पर टिक गईं। C-17 ग्लोबमास्टर के साथ ही वायुसेना के C-130 सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान ने भी आसमान में आग के शोले छोड़कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस विमान की खासियत है कि भारी वजन के साथ बड़ी फुर्ती के साथ उड़ता है। वायुसेना के सबसे नए हवाई लड़ाके तेजस ने हवा में ऐसी कलाबाजियां दिखाई कि देखने वाले हैरान हो गए। तेजस बेहद हल्का विमान होने के साथ साथ आसमान में ताकत और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। तेजस के बाद फाइटर जेट्स के दहाड़ते इंजनों से पूरा आसमान गूंज उठा। वायुसेना के इन हवाई योद्धाओं का नाम दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में शामिल है। रफाल फाइटर जेट्स बड़ी तेजी से हजारों फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। दुश्मन का काम तमाम करने के बाद ये उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाते हैं। एयर शो कोई भी हो, उसमें सबसे बड़ी स्टार हमेशा सूर्य किरण की टीम होती है। सूर्य किरण वायुसेना की एरोबेटिक टीम है। 9 सूर्य किरण विमानों की टीम आसमान में एक दूसरे के बेहद करीब उड़ते हुए वायुसेना की काबिलियत का प्रमाण दे रही है।
ये विमान अलग अलग दिशा में उड़ते हुए आसमान में अपनी काबिलियत की इबारत लिख रहे हैं। कभी चारों दिशाओं में अपनी उड़ान के निशान छोड़कर, तो कभी आसमान पर दिल की तस्वीर बनाकर। एक तरफ आसमान में फाइटर जेट्स की ताकत का प्रमाण, तो दूसरी तरफ फुर्तीले हेलीकॉप्टर की शानदार उड़ान। सारंग हेलीकॉप्टर की टीम ने आसमान में बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन किया। सारंग एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स की एरोबेटिक टीम है। 4 हेलीकॉप्टरों को इतना करीब सिर्फ बेहद काबिल पायलट ही उड़ा सकते हैं। उड़ान के साथ आसमान में सफेद लकीरें सारंग की ताकत का प्रमाण है। सूर्य किरण विमानों की तरह ही सारंग ने आसमान में दिल की तस्वीर बनाकर सबका दिल जीत लिया। आसमान में तिरंगे के साथ उड़ते ये MI हेलीकॉप्टर वायुसेना की हवाई ताकत की शान है। इन्हें दुनिया के सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है। चिनूक को हेलीकॉप्टरों का बाहुबली माना जाता है। यह हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में भारी से भारी हथियारों को कहीं भी ले जाने की क्षमता रखता है। अपने साथ तोप को ले जा रहे 2 चिनूक हेलीकॉप्टर अपनी भार उठाने की क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। चिनूक के साथ ही इस एयर शो में अपाचे हेलीकॉप्टरों की शान भी दिखी। अपाचे का साथ देने के लिए यहां LLH ध्रुव हेलीकॉप्टर भी मौजूद थे। एयरफोर्स डे पर वायुसेना की इस ताकत का गवाह पूरा देश बनेगा। हिंदुस्तान की यही वो ताकत है जिसके दम पर देश हर वक्त दुश्मनों से महफूज रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, पहली बार दिल्ली से बाहर वायुसेना दिवस का आयोजन हो रहा है। तो 8 अक्टूबर को होने जा रही इस खास दिवस की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज चंडीगढ़ में ही वायुसेना के जवानों ने शौर्य और पराक्रम की एक झलक दिखाई। आसमान में वायु सैनिकों के हैरतअंगेज करतबों के साथ वायुवीरों ने मार्च पास्ट की रिहर्सल भी की। इस मौके पर निशान टोली आकर्षण का खास केंद्र रही। To the Indian Air Force. वायुसेना के जाबाज जवानों की मार्च पास्ट रिहर्सल। एक सुर, एक ताल, एक लय में वायु योद्धाओं का शानदार प्रदर्शन। सेवा मेडल, शौर्य चक्र, वायुसेना मेडल। आसमान में पैराशूट जवानों का दमखम। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर पहली बार आयोजित हो रही एयरफोर्स डे परेड की तैयारी जोरों पर है। 2 दिन बाद 8 अक्टूबर को एयरफोर्स की परेड और फ्लाई पास्ट आयोजित किए जाएंगे। वक्त अब बेहद कम बचा है, लिहाजा आज वायुसेना ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए फुल ड्रेस रिहर्सल किया। वायुसेना के जवानों ने 3 BRD एयरफोर्स स्टेशन पर परेड के दौरान मार्च पास्ट की रिहर्सल की। परेड में कुल 42 ऑफिसर और 188 वायु सैनिकों ने हिस्सा लिया। Each one of you standing in front of me, you have been selected to do this parade. You are representing air warriors of the Indian Air Force. So have that pride in you. When you stand, when you march, look up, never look down. Chest out and march with pride and the confidence which I have seen today. I am confident that on 8th October, on the 90th anniversary of the Indian Air Force, the parade will be as good, if not better.
वायुसेना की निशान टोली परेड का मुख्य आकर्षण होती है। निशान टोली को वायुसेना दिवस समारोह पर सबसे खास सम्मान दिया जाता है। निशान टोली परेड के सबसे आगे चलती है। वायुसेना को 1954 में राष्ट्रपति ने हाथी का निशान दिया था। तो आप उसके सम्मान में खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी गण सैल्यूट करें। वायुसेना की ये परेड भारत की सैन्य शक्ति के साथ साथ देश के सैनिकों की दृढ़ता, कर्तव्य निष्ठा और शौर्य का प्रतीक है। कदम से कदम मिलाते मार्चिंग दस्ते के ये कदम दुश्मन के लिए एक चेतावनी है कि अगर हमारे देश की संप्रभुता पर कोई संकट आएगा तो हिंद के वीर कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर संकट का सामना करेंगे, हर हमले को नाकाम करेंगे और दुश्मन को कुचल डालेंगे। देश के दुश्मनों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। Commanding Officer 116HU. शानदार परेड के बाद वायु योद्धाओं ने अपनी तकनीकी दक्षता का परिचय दिया। महज 5 मिनट के अंदर एक चलते फिरते वाहन को वायुवीरों ने न सिर्फ पूरी तरह खोल दिया, बल्कि उसे जोड़कर पहले की तरह ही चलने फिरने के लायक बना दिया। देखिए किस कुशलता से ये अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ये तकनीक जंग के हालात में काम आती है, जब बख्तरबंद गाड़ियों में आई खराबी को ये योद्धा पलक झपकते ठीक कर देते हैं, जिससे सैन्य दस्ते के दुश्मनों तक पहुंचकर उन पर हमला करने में कोई दिक्कत नहीं आती। अभी तो वायुसेना दिवस पर होने वाली शानदार परेड की ये झलकियां हैं। 2 दिन बाद इस गौरवपूर्ण दिवस पर हिंद के वायुवीर पूरे दमखम से अपने हैरत अंगेज करतब का प्रदर्शन करेंगे और पूरी दुनिया को अपने पराक्रम का प्रमाण देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के पुणे शहर और दिखाते हैं डिफेंस एक्सपो की कुछ तस्वीरें। दरअसल समुद्री सीमा की निगरानी को लेकर अब मानव रहित बोट को लाने की तैयारी हो रही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO इस कोशिश में जुटा हुआ है। बुधवार को ऐसी 3 अनमैन्ड बोट्स का सफल परीक्षण किया गया। खास बात यह है कि इस नाव को बिना किसी इंसान के नियंत्रित किया जा सकता है। इस बोट को वीडियो फीड के जरिए दूर से कंट्रोल किया जाएगा और इससे दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाया जा सकेगा। ये बोट हथियारों से लैस है और पेट्रोलिंग के लिए परफेक्ट बोट है। फिलहाल ये तय नहीं हो सका कि इसे कब इंडियन नेवी या कोस्ट गार्ड को सौंपा जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये हिंदुस्तान की नई ताकत बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं। अब देखिए, दशहरे के मौके पर कल हिंदुओं के लिए बड़ी गुड न्यूज आई है। दुबई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन हो गया है। इस मंदिर को आम जनता के लिए खोल दिया गया है, यानी अब इस मंदिर में कोई भी हिंदू जाकर पूजा पाठ कर सकता है। इस मंदिर में हिंदू धर्म के 16 देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना के साथ एक ज्ञान कक्ष और अन्य धार्मिक गतिविधियों के लिए सामुदायिक केंद्र भी बनाया गया है। भव्य और सुंदर ये मंदिर इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात में अब हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। विजयदशमी के पावन मौके पर इसके कपाट आम लोगों के लिए खोल दिए गए। यूएई में इस मंदिर की जरूरत लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी, क्योंकि त्योहारों के मौके पर हिंदू समुदाय के लोगों को पूजा पाठ अपने घर पर ही करनी पड़ती थी। इसलिए प्रशासन की मदद से इस भव्य मंदिर के सपने को साकार किया गया। सफेद मार्बल से बने इस मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत और बारीक नक्काशी एक नजर में ही किसी का मन मोह ले। मंदिर के मुख्य प्रार्थना कक्ष में ही सभी देवी देवताओं की खूबसूरत मूर्तियां हैं
और मुख्य गुंबद पर 3D प्रिंटेड गुलाबी रंग का कमल नजर आता है, जो मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगाने का काम कर रहा है। अंदर के पिलर्स के डिजाइन गुजरात के सोमनाथ मंदिर से प्रेरित है, जबकि शिखर हिंदू मंदिर के नागर शैली से प्रेरित है। इतना ही नहीं, इसमें सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को रखने के लिए एक अलग कक्ष भी बनाया गया है। जाबेल अली इलाके में मौजूद ये मंदिर 70,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके निर्माण में करीब 550 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मंदिर में हिंदू धर्म के 16 देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना के साथ एक ज्ञान कक्ष और अन्य धार्मिक गतिविधियों के लिए सामुदायिक केंद्र बनाया गया है। ये मंदिर सुबह 6:30 बजे से रात 8 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहेगा। मंदिर में रोजाना 1000 से लेकर 1200 लोग दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आने वाले भक्तों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई गई है। दुबई में इस नए हिंदू मंदिर की स्थापना यहाँ पे रहने वाले भारतवासियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ और भी मंदिर है, लेकिन ये मंदिर बहुत भव्य मंदिर है, जिसमें कि करीब 16 डीटीज हैं और गुरु ग्रंथ साहिब भी है यहाँ पे। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद जब ये मंदिर बनकर तैयार हुआ तो इसका उद्घाटन भी बेहद भव्य तरीके से किया गया। दशहरे से एक दिन पहले मंदिर का उद्घाटन यूएई के कैबिनेट मिनिस्टर शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान ने किया। इस मौके पर यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर और कई धर्मों के धर्मगुरु भी मौजूद रहे। यहाँ की आबादी भारतवासियों की करीब 35 लाख की है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग यहाँ रहते हैं और सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ये टेम्पल बने, कभी पूरा हो और यहाँ आना शुरू करें। ये मंदिर दुबई का दूसरा हिंदू मंदिर है। यहाँ का पहला हिंदू मंदिर 1958 में तैयार हुआ था। उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली के मौके पर इस नए मंदिर में करीब 1 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर में सुपर टैलेंटेड ऑफ द वर्ल्ड की। फ्रांस में हुई प्रतियोगिता में जालंधर की रिचल गुप्ता ने ये खिताब अपने नाम कर लिया। बरसों बाद ये खिताब भारत आया है। गौरतलब है, बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जीनत अमान 52 साल पहले ये खिताब जीत चुकी थी। ढोल, नगाड़े, भंगड़ा और गिद्धा डांस, सड़क पर उमड़ा लोगों का सैलाब। ये किसी बारात की तस्वीरें नहीं हैं, ये तस्वीरें तो जालंधर की इस बेटी के स्वागत की हैं, जिसने दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराया है। फ्रांस में मिस सुपर टैलेंटेड ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीतकर रेचल गुप्ता अपने घर पहुंची तो लोगों ने फूल बरसाकर नाचते गाते हुए धमाकेदार तरीके से अगवानी की। क्योंकि रेचल ने अपनी कामयाबी से न केवल पंजाब का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है। मैंने सोचा था कि मैं इंडिया को बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करूंगी, क्योंकि ये मेरा गोल था कि पंजाबी कल्चर और इंडिया का कल्चर मैं दुनिया में दिखाऊं, यू नो। और वो हर चीज़ पर जज करते हैं, आप वॉक कैसे करते हो, आप बातें कैसे करते हो, एंड ये कंपटीशन पूरी तरह से आपको एज ए ह्यूमन टेस्ट करता है। प्रतियोगिता में रेचल का मुकाबला 60 देशों की मॉडल से था। फाइनल राउंड के बाद रेचल ने पोलैंड की मॉडल वेरोनिका नोवाक के साथ खिताब को साझा किया, क्योंकि दोनों को बराबर अंक मिले। 10 साल पहले भी यह खिताब भारत आया था और फिर अब जाकर रेचल देश के लिए इसे अपने नाम करने में कामयाब रही। वहीं सबसे पहले 1970 में भारत की ओर से मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान ने यह पुरस्कार जीता था। इसी साल मैं 18 इयर्स की हुई तो मैंने मिस इंडिया के लिए अप्लाई किया और मैं पहले मिस इंडिया बनी इधर से, और फिर मैं मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड पर गई इंडिया को रिप्रेजेंट करने, और उधर बहुत ही एफर्ट के बाद हम जीत गए, इंडिया जीत पाई 10 सालों के बाद, जो मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि इतना कुछ हो गया है। एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि मैं अपने आप को इंडिया बुला पाई और अब मैं अपने आप को वर्ल्ड बुला पाऊँ। रेचल की निगाहें अब मिस यूनिवर्स के मुकाबले पर है। वो चाहती हैं कि एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएं
और एक और ताज हिंदुस्तान लेकर आए। जालंधर से परमजीत सिंह रंगपुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात उस अनोखे सफर की करते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। एक शख्स ने अमेरिका से हिंदुस्तान का सफर सड़क से तय करके सबको चौंका दिया। क्या है सफर के पीछे की जुनून की ये कहानी, चलिए देखते हैं। इस कार पर सवार लखविंदर सिंह का सफरनामा बेहद मजेदार है। लखविंदर ने इस कार से सड़क के रास्ते अमेरिका से हिंदुस्तान का सफर तय किया है। अपनी कार लेकर लखविंदर अमेरिका की कैलिफोर्निया से चले और करीब 1.5 महीने में जालंधर पहुंच गए। ये सारा दिमाग कोरोना ही लै गया। एक्चुअली कोरोना जी आया, कुछ करना नहीं सी ते घरे बैठे थी, ना कोई टीवी दे न्यूज़ आ रही, कुछ नहीं आ रहा थी। मैं सोचा चल कुछ करिए वखरा। इस तो वखरा मैंने कुछ लगा नहीं है। मैं बाई रोड चलते जी इंडिया नूं ते बस फिर लग गए। मैंने एक्चुअली 3 साल लगे प्लान करते नूं। 3 साल बाद मैं कंप्लीट किया टूर अपना। लखविंदर कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो से चले थे। इस सफर में इन्होंने 20 देशों की सीमा पार की और 20,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की। केवल अमेरिका से ब्रिटेन तक इनकी कार समुद्री जहाज के जरिए आई, बाकी सफर इन्होंने सड़क मार्ग से तय किया। लखविंदर अमेरिका से ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, हंगरी, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान होते हुए अपने वतन हिंदुस्तान पहुंचे। लखविंदर का कहना है कि उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, केवल ईरान में थोड़ा अलग अनुभव रहा। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੀ 26-2700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਟੋ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਮੋਰੇ ਤੇ मैं टैक्सी तक 4 दिन लगे क्रॉस करते हुए। लखविंदर का कहना है कि उन्हें बताया गया था कि पाकिस्तान से होकर आने पर खतरा हो सकता है, लेकिन वहां की आवाम ने जो प्यार दिया वो यादगार है। जालंधर से परमजीत सिंह रंगपुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात क्रिकेट की करेंगे। क्रिकेट के मैदान से आज 2 बड़ी खबरें हैं। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम 2020 वर्ल्ड कप के लिए आज तड़के 3 बजे मुंबई से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गई। टीम इंडिया 14 खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया गई है। चोट से जूझ रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट की घोषणा अगले हफ्ते की जाएगी। विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरने से पहले खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। उधर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की 2020 सीरीज खत्म होने के बाद अब बारी वनडे की है। आज शिखर धवन की अगुवाई में टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका से वनडे मैच में 2-2 हाथ करने वाले हैं। 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ में खेला जाना है। देखिए आज लखनऊ में साउथ अफ्रीका से टीम इंडिया की टक्कर है, तो जाहिर सी बात है कि टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों के बिना टीम मैदान में उतर रही है। ऐसे में युवा खिलाड़ियों के पास अपनी उपयोगिता साबित करने का बेहतरीन मौका भी है। हालांकि साउथ अफ्रीका की टीम दिग्गजों से सजी हुई है, जिसे हराना टीम इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। दोनों टीमें 3 मैचों की वनडे सीरीज का मुकाबला खेलने के लिए लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में उतरेंगी। दूसरा मुकाबला रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में 9 अक्टूबर को खेला जाएगा। तीसरा मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 11 अक्टूबर को होगा। भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के तीनों मुकाबले डे नाइट होंगे। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होंगे। आपको बता दें भारतीय टीम के टॉप 15 खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं है। हालांकि इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका अपनी 2020 स्क्वाड के साथ नजर आएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने एक दूसरे के खिलाफ कुल 87 वनडे मैचेस खेले हैं। इसमें दक्षिण अफ्रीका को 49 जीत, जबकि भारतीय टीम 35 बार मैच जीतने में सफल रही। वहीं 3 मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं। और देखिए भारत की कोशिश अपनी जीत के नंबर को बढ़ाने पर ही होगी। भारत के पास इस सीरीज के लिए युवाओं से भरी टीम है, जो मौके को भुनाने की भरपूर कोशिश में जुट जाएगी। तो एक तरफ आज वनडे मुकाबला है, दूसरी और
दूसरी ओर वर्ल्ड कप का इम्तिहान ज्यादा दूर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को अपने ही घर में मात देने के बाद टीम इंडिया के हौसले अब बुलंद है। टीम की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं। बता दें आपको, टीम इंडिया अब मिशन 2020 वर्ल्ड कप के लिए तैयार है और आज सुबह टीम इंडिया ने पर्थ के लिए फ्लाइट पकड़ ली। टीम इंडिया 14 खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया गई है। चोटिल तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट की घोषणा अगले सप्ताह की जाएगी। भारत का पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान से है, लेकिन वहां के माहौल में ढलने के लिए भारत कुछ दिन पहले ही सफर कर रहा है और टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में अपने ऑफिशियल मैच से पहले कुल 4 वार्म अप मैचेस खेलेगी। इन वार्म अप मैचेस को 2 आईसीसी के वार्म अप मैचेस करार दिए गए, जबकि बाकी 2 का इंतजाम बीसीसीआई ने खुद किया। ये मैच वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाएंगे। देखिए, भारतीय टीम ने साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। तब महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में युवा टीम ने पहली बार T20 में विश्व चैंपियन बनकर सबको चौंका दिया था। उसके बाद से भारत को 15 साल से खिताब का इंतजार है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस बार टीम इंडिया लंबे वक्त के खिताबी सूखे को खत्म कर पाएगी। फिलहाल तो क्रिकेट के महोत्सव में टीम इंडिया के रंग जमाने की पूरी उम्मीद की जा रही है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बुधवार को अपना नया रॉकेट स्पेस लॉन्च कर दिया है स्पेस में, और इसे फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस स्टेशन से छोड़ा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सवार नासा के 4 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे आज शाम पहुंचने वाले हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, engines full power, and liftoff. स्पेस एक्स ने एक बार फिर नया मुकाम हासिल किया है। ऐसा पहली बार है जब एलन मस्क की कंपनी ने अपने लॉन्चिंग व्हीकल से रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ 3 और अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया है। क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नासा और रूसी स्पेस एजेंसी रोकोस्मोस के बीच एक्सचेंज डील के तहत भेजा गया है। फाल्कन 9 रॉकेट के टॉप ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को फ्लोरिडा के नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। भारतीय समयानुसार लॉन्च पैड 39A से मिशन को सुबह 9:30 बजे लॉन्च किया गया। क्रू 5 मिशन में 2 अमेरिकी, 1 जापानी और 1 रूसी एस्ट्रोनॉट शामिल हैं। इनमें नासा के एस्ट्रोनॉट निकोल मान और जोस कसाडा शामिल हैं, जो मिशन कमांडर और पायलट के रूप में काम करेंगे। वहीं जापान एयर स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के एस्ट्रोनॉट कोइची वकाटा और रोकोस्मोस के कॉस्मोनॉट अन्ना किकिना मिशन विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगे। नासा ने बताया है कि फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से क्रू ड्रैगन एंड्योरेंस 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 29 घंटे में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेगा। नासा के मुताबिक इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ एक इंटरसेप्ट कोर्स पर रखा जाएगा। स्पेस में पहुंचकर क्रू 5 200 से ज्यादा साइंस एक्सपेरिमेंट्स करेगा। स्पेसएक्स अब तक कुल 30 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेज चुका है। इससे पहले मई 2020 में स्पेसएक्स ने नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा था। खास बात यह है कि स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट और कैप्सूल जिसमें सवार होकर एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं, रीयूजेबल है, यानी इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दूसरी बार है जब स्पेसएक्स के एंड्योरेंस नाम के कैप्सूल को आईएसएस के लिए रवाना किया गया है। स्पेसएक्स कंपनी स्पेस की दुनिया में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस कंपनी को मंगल ग्रह के लिए रॉकेट लॉन्च करने की अनुमति भी मिल गई है। यही नहीं, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी स्पेसएक्स को कई काम करने के लिए बोले हैं, ताकि स्टारशिप की लॉन्चिंग के समय आसपास के वातावरण में पर्यावरणीय नुकसान कम से कम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।